गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। मैं आमिर सर आपके सामने मौजूद हूँ एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। तो आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो लास्ट चैप्टर भी है। तो इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना क्या है वो जान लीजिए। इक्विलिब्रियम में हम लोग इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस जानना है। डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम और ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के बारे में जानना है। अब है कि इक्विलिब्रियम क्या है। तो इक्विलिब्रियम जस्ट एक तरह का तराजू के जैसा कह सकते हैं। तराजू के एक तरफ मान लीजिए कि 1 केजी का वाट है, दूसरे तरफ 1 किलो चावल लिया गया। जैसे ही दोनों बराबर हो गए, दोनों पलड़े, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो जो पॉइंट रीच किया जहाँ दोनों पलड़े बराबर हो गए वही इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम ये तो जनरल सेंस में हुआ। अब हम लोग इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शंस के टर्म्स में बात करेंगे। तो इक्विलिब्रियम है क्या। तो द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन्स रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट whose concentration remains constant so long until the temperature and pressure are kept constant। तो रिएक्शन मिक्सचर यहाँ पे कहने का मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही को मिला दें तो वो रिएक्शन मिक्सचर कहलाता है। अब जैसे रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो दोनों क्या हो गए, रिएक्शन मिक्सचर हो गए। तो कह रहा है कि रिएक्शन मिक्सचर कंटेन्स रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट हुज कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, जिसका कंसंट्रेशन घनत्व सांद्रता जिसको कहते हैं वो बराबर होता है तब तक जब तक टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए। दिस रिएक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो क्या निकला कि जब रिएक्शन मिक्सचर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा, कब, जब उसका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए, तो वैसा रिएक्शन क्या कहलाएगा, वैसा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो इक्विलिब्रियम इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस में ही एप्लीकेबल नहीं है इक्विलिब्रियम, बट ऑल्सो टू फिजिकल चेंजेस टू। केमिकल चेंजेस कहने का मतलब अब जैसे C+O2 CO2 बना रहा है तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ, जबकि फिजिकल चेंज कहने का मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से गैस में चेंज होना। फिजिकल चेंज मीन्स चेंज ऑफ स्टेट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है केमिकल प्रोसेसेस में भी हो सकता है और फिजिकल प्रोसेसेस में भी हो सकता है। फिजिकल प्रोसेस क्या, जैसे आइस और वाटर दोनों का फॉर्मूला क्या है, H2O। आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होता है कब, 0 डिग्री सेल्सियस पे एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्लोज कंटेनर में ये चीज़ होगा। इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं आइस भी वाटर भी साथ साथ। अब आते हैं इक्विलिब्रियम का बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस, स्टेट ऑफ प्रोसेस को दिखाता है इन विच द प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ सिस्टम डू नॉट शो एनी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। वही बात है कि वैसा स्टेट ऑफ प्रोसेस है, वैसा स्टेट ऑफ प्रोसेस है जिसमें प्रॉपर्टीज़ जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन क्या होता है सिस्टम का। सिस्टम कहने का मतलब पूरा सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिसमें मौजूद है, जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है उसको सिस्टम कहा जा रहा है। ऑफ दिस सिस्टम डू नॉट शो एनी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब समय बीतने के साथ साथ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर में कोई चेंज नहीं आए सिस्टम के, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट ऑफ ए प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसा स्टेट ऑफ प्रोसेस। फिर है इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन द रेट ऑफ 2 अपोजिट प्रोसेसेस बिकम्स इक्वल। इक्विलिब्रियम कब आता है, कंडीशन है कि जब 2 अपोजिट रेट्स बराबर हो जाए। 2 अपोजिट रेट कहने का मतलब अब जैसे रेट ऑफ इवापोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इवापोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड गैस में चेंज होता है, जबकि कंडेंसेशन में क्या है, गैस वापस से लिक्विड में चेंज होता है। तो बोल रहा है कि जब रेट ऑफ इवापोरेशन बराबर हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन के, 2 अपोजिट रेट का प्रोसेस बराबर हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम अटेंड करते हैं। तो ये भी जानना है कि इक्विलिब्रियम जब भी आएगा तो 2 अपोजिट प्रोसेसेस के रेट जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं। अब बारी बारी से हम लोग जो है इस चीज़ को देखते हैं। जैसे रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर इन क्लोज कंटेनर, बात हो गया इसका। क्लोज कंटेनर में इनका प्रोसेस हो रहा है अपोजिट। तो 2 तरह का इक्विलिब्रियम हो गया, फिजिकल और केमिकल। तो पहला अब हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे। तो इफ द अपोजिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स ओनली फिजिकल चेंज द इक्विलिब्रियम इज सेड टू इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर सिर्फ
स्टेट में चेंज हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज हो, केमिकल फार्मूला ना चेंज हो। अब जैसे वाटर का भी फार्मूला H2O, आइस का भी फार्मूला H2O, वो तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन वाटर आपका लिक्विड है, आइस आपका सॉलिड है। तो स्टेट में अगर सिर्फ चेंज होता है और उससे इक्विलिब्रियम आता है, तो वैसे इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। उसी तरह से दूसरा है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? इफ द अपोजिंग processes involves chemical change, the opposing processes are chemical reactions, the equilibrium is called chemical equilibrium। अगर जो processes में chemical change हो रहा हो, नया प्रोडक्ट बन रहा हो, या केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा और इक्विलिब्रियम अटेंड किया, तो वैसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा? केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। फिर बात है यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिक्सचर की। इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या है? तो पहले ही बतला चुके कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही रहे साथ साथ, एक तो वैसे इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहा जाएगा। जैसे कि द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। एग्जाम्पल के तौर पे अब कोई रिएक्टेंट है कैपिटल ए, रिएक्टेंट है कैपिटल बी, अब उसका नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल बी से दिखा रहा है, रिएक्ट किया, और ये जो एरो दिखा रहा है रिवर्सिबल एरो है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन जा सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी वापस से बन सकता है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो प्रोडक्ट क्या बना है? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, उसका नंबर ऑफ मोल्स को दिखा रहा है। जैसा कि वाटर H2O लिक्विड है, तो किस में चेंज हो गया है? H2O वेपर में, तो लिक्विड से वेपर में, वेपर से लिक्विड में चेंज हो सकता है। वेयर कैपिटल ए एंड बी आर रिएक्टेंट एंड एक्स एंड वाई आर प्रोडक्ट, एंड डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शो दैट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। बोथ डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, प्रोडक्ट भी बन सकता है, वापस से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। Based on extent of which the reaction proceed to reach the state of chemical equilibrium, अब उस आधार पे कि केमिकल रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, उस बेसिस पे हम लोग देखने जा रहे हैं कि रिएक्शन प्रोसीड जो हो रहा है रीचेज द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रीच करने से पहले केमिकल रिएक्शन को क्लासीफाई किया गया है तीन कैटेगरी में केमिकल रिएक्शन को कैटेगराइज किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो अब केमिकल रिएक्शन तीन तरह का क्या है? तो सबसे पहला है कि दोज रिएक्शन विच प्रोसीड्स ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, वैसा रिएक्शन जिसमें वो कंप्लीट हो गया, मतलब जितने रिएक्टेंट हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट में चेंज हो गए। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लेफ्ट आर नेग्लिजिबल, मतलब अब रिएक्टेंट बहुत थोड़ा ही बचा है, सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। इन सम केसेस इट मे नॉट बी इवन पॉसिबल टू डिटेक्ट दिस एक्सपेरिमेंटली भी इसको डिटेक्ट नहीं किया जा पाता है कि मतलब प्रोडक्ट सारा का सारा कितना बचा, कितना रह गया, कैसे हुआ, क्योंकि बहुत फास्ट होता है ये केमिकल रिएक्शन। तो पहला टाइप जो है वो केमिकल रिएक्शन का देख लिया। अब दूसरा टाइप क्या है कि दोज रिएक्शन इन विच ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट्स एंड इक्विलिब्रियम इज अटेंड, मतलब बहुत थोड़ा ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, मतलब प्रोडक्ट बहुत कम बना, रिएक्टेंट ज़्यादा है, तो दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज़ वेरी स्मॉल एंड द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम आर क्वाइट लार्ज, मतलब प्रोडक्ट जो है बहुत कम बना और जो रिएक्टेंट है बहुत ज़्यादा बच गया। तो ये दूसरा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो पहला में था रिएक्टेंट बहुत कम बचा, दूसरे में प्रोडक्ट बहुत कम बन रहा है। तीसरा टाइप क्या है? दोज रिएक्शन विच प्रोसीड टू सच एन एक्सटेंट दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कॉम्पेरेबल। तीसरा केस क्या है कि आधा रिएक्शन मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? कॉम्पेरेबल है, कंपेयर किया जा सकता है, हमारा 50-50% है दोनों तरफ, 50% रिएक्ट किया है, 50% बचा हुआ है। तो व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम में सिस्टम हो, तो तीन तरह का रिएक्शन हुआ, एकदम कंप्लीट हो जा रहा है, प्रोडक्ट बना दे रहा है कंप्लीट, दूसरा बहुत लिस्ट प्रोडक्ट बना रहा है, तीसरा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों 50% हैं, कंपेरेबल है, ये ज़्यादा बेटर है। तो वही है
The extent of reaction in equilibrium varies with the experimental conditions such as concentration of reactant. अब किस चीज़ पे extent of reaction, जो reaction बढ़ेगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? तो experimental condition पे क्या क्या ले रहे हैं, जैसे concentration of reactant कितना है, temperature कितना है, etc. उसके बाद है the aim of industrial as well as laboratory reaction is to determine the condition which helps in getting larger amount of desired product. जबकि लैब और इंडस्ट्री का वर्क क्या होता है, ये जानना कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बने, ये एम होता है इंडस्ट्री का और लैब का. अब हम लोग इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस का डिटेल्स देखने जा रहे हैं. तो इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस कितने तरह का है और क्या क्या है. तो इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस, द मोस्ट कॉमन इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व फिजिकल प्रोसेसेस आर दोज इन्वॉल्व फेज ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इंक्लूड सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, पहला टाइप. दूसरा लिक्विड से गैस में चेंज होना, दूसरा टाइप. तीसरा सॉलिड से गैस में चेंज होना, जिसको हम लोग सब्लिमेशन भी कहते हैं, सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड. इसके अलावा दो और है. बेस्ड ऑन दिस देयर आर इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस इन लिक्विड. मतलब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड सॉल्यूशन में चला जाए और गैस सॉल्यूशन में जाए, जैसा कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में होता है. तो ये 5 तरह के फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल हैं, जिसका डिटेल देखना है. स्टार्ट करते हैं पहले वाले से, फर्स्ट वन से. ठीक है. सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. अब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस एंड वाटर. तो सॉलिड आइस हो गया और लिक्विड वाटर हो गया. इफ सम आइस क्यूब्स along with some water at 0 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर प्लेस्ड इन ए थर्मोफ्लास्क. थर्मोफ्लास्क आप जानते हैं, गर्मी के दिन में पानी जिसमें लाते हैं, डबल कोटेड होता है उसका वॉल, जिससे पानी जो है ठंडा ही रहता है गर्मी के टाइम में भी. क्यों होता है थर्मो का मतलब हो गया हीट. फ्लास्क जो हीट को एक्सचेंज ना होने दे, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन इट्स कंटेनर एंड सराउंडिंग, सो दैट नो हीट एंड कैन इंटर और लीव द सिस्टम. तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में दिखाया जा रहा है कि एक कंटेनर थर्मोफ्लास्क है जिसका टेम्परेचर 273 केल्विन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है थर्मोफ्लास्क. उसमें आइस क्यूब डाल दिया गया और पानी भी है. तो पानी और आइस क्यूब दोनों ही क्या है, इक्विलिब्रियम में है. तो इनके बीच जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है सॉलिड आइस के बीच और लिक्विड वाटर के बीच थर्मोफ्लास्क में, ये सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हुआ. तो मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे कि थर्मोफ्लास्क कंटेनिंग आइस इन इक्विलिब्रियम विथ वाटर. वी ऑब्जर्व दैट द मास ऑफ आइस एंड वाटर डू नॉट चेंज विथ टाइम एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है. हाउएवर टू अपोजिट प्रोसेसेस गोइंग ऑन एट इक्विलिब्रियम. दो अपोजिट प्रोसेसेस इक्विलिब्रियम में हो रहा है. वो क्या है दो प्रोसेस? मेल्टिंग ऑफ आइस का पिघलना एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर का जमना एट इक्विलिब्रियम. तो अब कौन सा दो रेट बराबर हो जाएगा? तो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस बराबर हो जाएगा किसके? रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर. अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इक्विलिब्रियम फॉर्मूला से? तो H2O सॉलिड आइस के लिए रिवर्सिबल एरो, H2O लिक्विड. H2O सॉलिड, H2O लिक्विड से रिप्रेजेंट करेंगे. अब लास्ट में एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स ऑफ ए प्योर सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस. तो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कब कहेंगे? जब किसी भी प्योर सब्सटेंस का टेम्परेचर जिस पे सॉलिड और लिक्विड फॉर्म्स ऑफ प्योर सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हुए इक्विलिब्रियम में, तो उस पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा. द सिस्टम here is in dynamic equilibrium and we can enter the following information. तो अब है डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ आइस जो है लिक्विड में चेंज हो रहा है और कुछ लिक्विड वापस से आइस में चेंज हो रहा है. और डायनेमिक मतलब इन मोशन. तो इक्विलिब्रियम क्या है? मोशन में, रुका हुआ नहीं है, मोशन में. तो पहला क्या बात पता चला कि बोथ दी अपोजिंग प्रोसेसेस अकर साइमल्टेनियसली. जो दोनों अपोजिट फ्रीजिंग और जो आपका जो है कंडेंसेशन का काम जो हो रहा था वहाँ पे, मेल्टिंग और फ्रीजिंग का, तो दोनों एक ही साथ हो रहा है साइमल्टेनियसली. दूसरा बोथ दी प्रोसेस अकर एट सेम रेट, एक ही रेट से हो रहे थे. रेट ऑफ फ्रीजिंग इक्वल्स टू रेट ऑफ मेल्टिंग, सो दैट द अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर रिमेन कांस्टेंट. तो उसका जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे. ये हो गया आपका पहला टाइप
फिजिकल इक्विलिब्रियम का। दूसरा टाइप लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है। तो इवापोरेशन ऑफ वाटर इन क्लोज वेसल इसका एग्जाम्पल है। तो क्या है कि कंसिडर करा रहा है एक सिस्टम है जिसमें हम लोग इवापोरेशन ऑफ वाटर इन क्लोज कंटेनर देखने जा रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया है, जो दूसरा एग्जाम्पल है वो हम लोग देखने जाएंगे यहाँ पे। ये एक्सपेरिमेंट 2 है, एक्सपेरिमेंट 1 फोकस नहीं कर रहे हैं, उसको भी देख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी है, समझ में आएगा, समझना है, मेन मकसद यही है। तो है कि इसमें कैसे समझाएंगे लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम को। तो इन लैब द स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी स्टडीड बाय टेकिंग ट्रांसपेरेंट बॉक्स ग्लास ले लिया एंड बिकम एयर टाइट होना चाहिए। कैसा एयर टाइट होना चाहिए? इज फिटेड विथ द मैनोमीटर, मतलब जिससे जो है आप टेम्परेचर उसका मेज़र कर सकते हो। टेम्परेचर मैनोमीटर से जो है हम लोग क्या मेज़र करते हैं? तो टेम्परेचर मेज़र करते हैं कि प्रेशर मेज़र करते हैं। तो ये एक था आपका बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र होता है, जबकि मैनोमीटर से प्रेशर को मेज़र किया जाता है। तो मैनोमीटर याद रखना है प्रेशर मेज़र करने के लिए होता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए। तो क्या है, अब क्या लेना है? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हैं या PO5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड मे बी प्लेस्ड फॉर फ्यू आवर्स इनसाइड द बॉक्स। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बॉक्स में ले लिया, मोनोमीटर ले लिया है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। तो अब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा? तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो है वो ड्यू टू ड्राइंग एजेंट कैल्शियम क्लोराइड ऑल वाटर वेपर विल बी एब्जॉर्ब। तो जो उस कंटेनर में वाटर वेपर मौजूद होगा पहले से, वो सारे के सारे जो हैं उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। कैल्शियम क्लोराइड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ड्राइंग एजेंट है, जो एटमॉस्फेयर से सारा का सारा जो वाटर वेपर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और इन्वायरमेंट को ड्राई कर देगा। नाउ तो इसमें जो है इसका काम है जितना एटमॉस्फेयर में उस ग्लास के अंदर में क्लोज कंटेनर में वाटर वेपर है उस सारे को एब्जॉर्ब कर लेगा कैल्शियम क्लोराइड, सारे वाटर वेपर को, ताकि वो ड्राई हो जाए। नाउ डिश कंटेनिंग वाटर इज इंट्रोड्यूस इमीडिएटली। अब उसके बाद जो है उसमें क्या डाल लेंगे? वाटर वाला डिश मतलब बर्तन डाल दिया जाएगा। अब उसको वो जो वाटर है वो बॉइल्ड वाटर होता है, ठीक है, या तो उसको गर्म कीजिए या गर्म करके डाल दीजिए। एज H2O इवापोरेट, जब इवापोरेट होने लगेगा वाटर, द प्रेशर फर्स्ट इंक्रीजेज, प्रेशर बढ़ेगा मैनोमीटर में, अप टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन रेट ऑफ इवापोरेशन बराबर हो जाएगा किसके? रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो जितना गैस में चेंज हो रहा है उतना ही वापस से फिर वाटर में चेंज होगा। तो सिंपल लैब एक्सपेरिमेंट है दिखाने के लिए, मेज़र करने के लिए किसको? इक्विलिब्रियम को, vapor pressure of water at constant temperature. The above experiment can be done with the methyl alcohol से भी कर सकते थे आप, एसीटोन भी ले सकते थे, ईथर भी ले सकते थे। तो वाटर की जगह पे ये सब भी लिया जा सकता है सॉल्वेंट के तौर पर। टू मेजर देयर इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर उसका वेपर जो है सॉल्वेंट का वेपर में चेंज होने के बाद लगा रहा है एट सेम टेम्परेचर। तो द लिक्विड विथ हाई वेपर प्रेशर इज़ मोर वोलाटाइल एंड हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट। तो वैसा लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। तो कम ही टेम्परेचर पे बॉयल किया, हाई वेपर प्रेशर ज़्यादा दे रहा है, वेपर ज़्यादा दे रहा है एयर में, और वही वेपर जो है वो प्रेशर बना रहा है उसके मोनोमीटर पे, उसको मेज़र कर रहे हैं। So if liquid are taken in water wash glass and placed in open atmosphere, rate of evaporation remains constant but rate of condensation is negligible. Thus no equilibrium can be reached in an open vessel. तो याद रखना है कि ये जो equilibrium तभी रीच करेगा जब क्लोज कंटेनर हो। ओपन रहेगा तो एक ही प्रोसेस होगा ना, वापस से वो रिवर्स तो होगा नहीं। इसीलिए याद रखना है कि इक्विलिब्रियम का प्रोसेस जब भी हो तो वो क्लोज कंटेनर में होना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे आ गए हम लोग, तीसरा टाइप सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, जिसको ऊर्ध्वाधर भी आप कहते थे, जिसको सब्लिमेशन कहते हैं, डायरेक्ट सॉलिड का गैस में चेंज होना। इसमें क्या है? इन दिस सिस्टम सॉलिड सब्लिमेट टू वेपर फेज, सॉलिड वेपर में चेंज हो जाता है। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड फॉर सॉलिड विच अंडरगो सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन जानते हैं सब लोग, चेंज ऑफ फेज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर विदाउट गोइंग टू लिक्विड फेज। एग्जाम्पल क्या है? कैम्फर है, आयोडीन है, ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल इफ सॉलिड आयोडीन इज प्लेस्ड इन ए क्लोज्ड वेसल, अगर सॉलिड आयोडीन को क्लोज्ड वेसल में डाल दिया जाए तो वायलेट वेपर स्टार्ट्स अपीयरिंग इन द वेसल। अब उससे क्या होगा कि सॉलिड आयोडीन से वायलेट वेपर, लिक्विड में चेंज नहीं होगा, वायलेट वेपर्स देने लगेगा।
अब उसके बाद हुज इंटेंसिटी इंक्रीजेज, उसका जो है दर्द इंक्रीज करेगा, इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद टाइम एंड अल्टीमेटली बिकम कॉन्स्ट, फिर रुक जाएगा। एट दिस स्टेज जैसे ही रुकेगा तो क्या रीच कर गया होगा, स्टेज इक्विलिब्रियम इज अटेंड, क्योंकि जैसे ही कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है तभी इक्विलिब्रियम आता है, तो स्टेज इक्विलिब्रियम इज अटेंड। अब उस टाइम में क्या होगा कि रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड आइस टू फॉर्म वेपर किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ आयोडीन वेपर टू गिव सॉलिड आइस, मतलब उसको कंडेंसेशन ही कह रहे हैं, कंडेंसेशन जबकि लिक्विड गैस को लिक्विड में चेंज होने के लिए कहते हैं, जबकि यहाँ गैस को सॉलिड में चेंज होने के लिए भी वर्ड कंडेंसेशन ही यूज़ हुआ है। तो रेट ऑफ सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस में चेंज होना आयोडीन का बराबर हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन गैस आयोडीन का वापस से सॉलिड आयोडीन में चेंज होना। दिस इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो I2 ले लिया, आयोडीन है, सॉलिड है, I2 वेपर में चेंज हो गया। सिमिलरली और भी ढेर सारा एग्जांपल लिया जा सकता है। आप जैसे कैम्फर है तो कैम्फर का फॉर्मूला क्या है, तो C10H16O, उसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, फॉर्मूला याद रखना है। कैम्फर का फॉर्मूला क्या है, C10H16O। अब कैम्फर सॉलिड से कैम्फर वेपर में चेंज हो गया, वैसे ही अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से अमोनियम क्लोराइड वेपर में चेंज हो गया। इस तरह से और भी एग्जाम्पल हो सकता है इसका। सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, फोर्थ है सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। इसमें सॉलिड और सॉल्यूशन के बीच जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा उसको देखना है। सॉलिड कहने का मतलब जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड है और लिक्विड सॉल्यूशन में उसको डालना है, लिक्विड सॉल्वेंट में। अब जो लिक्विड सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन एक तरह का सॉल्यूशन ही कंसीडर किया जाएगा जिसमें सॉलिड सॉल्यूट को डाला जा रहा है। तो सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। अब शुगर आपका सॉलिड है, शुगर सॉलिड है और वाटर आपका लिक्विड है, और इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इसमें है कि सपोज मोर एंड मोर शुगर इज added into a fixed volume of water at room temperature and stirred thoroughly with glass rod। तो कंसिडर किया जाए कि शुगर को ऐड किया जा रहा है फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर में रूम टेम्परेचर पे और उसको कंटिन्यूसली मिलाया जा रहा है। तो पहले क्या होगा कि फर्स्ट द शुगर विल कीप ऑन डिजॉल्विंग बट देन ए स्टेज विल कम व्हेन इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम। शुरू में तो डिजॉल्व होगा खूब, लेकिन एक स्टेज आएगा कि वो बॉटम ऑफ द कंटेनर के बॉटम पे बैठ जाएगा। द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड एंड इट इज़ इन द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जिस पॉइंट पे शुगर जो है पानी में वाटर सॉल्यूशन में ऐड नहीं होगा उस और बैठने लग जाएगा नीचे, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, सैचुरेशन पॉइंट कहा जाएगा। जब तक ऐड हो रहा है वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड कहलाता है। जिस पॉइंट पे क्रिस्टल्स ऑफ शुगर अगर नीचे बैठने लगे जिस स्टेज पे, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड हो गया है और इट इज सेड टू बी द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, उसको इक्विलिब्रियम स्टेज में कहा जाएगा। फिर है कि एग्जाम्पल्स इसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अनडिजॉल्व शुगर नीचे में है और ऊपर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, दोनों के बीच क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है कि जितने शुगर सॉल्यूशन में हैं वो वापस से प्रेसिपिटेटेड हो जा रहे हैं, नीचे सॉलिड शुगर के फॉर्म में बैठ जा रहे हैं, और उतना ही अमाउंट ऑफ शुगर सॉलिड शुगर जो है सॉल्यूशन में मिक्स हो जा रहा है। तो वही बतला रहा है कि इक्विलिब्रियम बिटवीन डिजॉल्व शुगर एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एट दिस स्टेज as many molecule of sugar from the surface of unresolved sugar goes into the solution। जितना शुगर सॉलिड शुगर सॉल्यूशन में जा रहा है इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन। द सेम नंबर ऑफ molecule of sugar from the solution are deposited back on the surface of undissolved sugar। और उतना ही अमाउंट ऑफ शुगर सॉल्यूशन से वापस से सॉलिडिफाई होकर के कंटेनर के नीचे बॉटम पे बैठ जा रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन। तो दो प्रोसेस काम कर रहा है एट ए टाइम। तो दो प्रोसेस क्या है एट इक्विलिब्रियम, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर हो जा रहा है किसके, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के। तो डिसोल्यूशन मतलब सॉलिड शुगर का सॉल्यूशन में मिक्स होना, और प्रेसिपिटेशन मतलब सॉल्यूशन से वापस से सॉलिड शुगर का नीचे जम जाना। द इक्विलिब्रियम इज रिटन एज, तो अब शुगर सॉलिड है, फिर वो कहाँ चला जा रहा है, शुगर सॉल्यूशन में चला जा रहा है। द अमाउंट ऑफ सॉलिड in gram that dissolve in 100 gram of solvent to form a saturated solution at a particular temperature is called solubility of that solid। तो solubility of solid किसको कहते हैं कि शुगर अमाउंट ऑफ सॉलिड
जो सॉल्यूट है ग्राम में, अगर डिज़ोल्व हो 100 ग्राम 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन उससे बनेगा वही क्या कहलाएगा, सॉलिबिलिटी ऑफ दैट सॉलिड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ इन ए गिवन सॉल्वेंट। तो ये आपका चौथा यहाँ पे फिनिश हुआ, चौथा फिजिकल इक्विलिब्रियम का चौथा टाइप। पांचवा और अंतिम टाइप है गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। अब गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में क्या है, तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड। जहाँ वहाँ पे शुगर सॉलिड था, सॉल्यूशन में जा रहा था, वहाँ वैसे ही यहाँ पे गैस जो है सॉल्यूशन में जाएगा। तो वही डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड अंडर प्रेशर इन ए क्लोज वेसल। जस्ट लाइक वही सोडा वाटर बोतल हो गया, कोका कोला में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, तो वो उसी का एग्जाम्पल है। तो सोडा वाटर बॉटल एग्जाम्पल दिया जा रहा है। द इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट विद इन द बॉटल इज, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो एयर में जो है वो कहाँ चला जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन में, तो वहाँ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर वाला, गैस वाला, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। फिर है द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इज गिवन बाय हेनरीज लॉ। तो एक लॉ है, देने वाला हेनरी था, जिसने बतलाया था कि कितना गैस डिजॉल्व हुआ है सॉल्यूशन में। तो उसको बतलाने के लिए हेनरीज ने एक लॉ दिया था जिसमें कहा था, विच सेज द मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व इन ए गिवन मास ऑफ ए सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस एबव द सॉल्वेंट। कहने का मतलब कितना मास ऑफ गैस डिजॉल्व हुआ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट में, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि प्रेशर ऑफ गैस एबव द सॉल्वेंट, कितना प्रेशर लगाया गया सॉल्वेंट पे कि जो सॉल्यूट गैस है वो उसमें डिज़ोल्व हो गया। तो डिज़ोल्व होने का जो रेट है मास ऑफ गैस का, कितना मास डिज़ोल्व हुआ, किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर ऑफ द गैस एबव द सॉल्वेंट। तो एक फॉर्मूला आता है कि m directly proportional to p, mass of gas dissolved directly proportional to pressure applied। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट देते हैं, तो m इक्वल्स टू kh इंटू पी हो गया। वेयर kh क्या है, kh इज कांस्टेंट कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट, जिसका वैल्यू विच वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, कैसा गैस लिया गया, लिक्विड का कैसा नेचर है, और टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एंड हो गया डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो देखना है। क्वेश्चन है, व्हाई गैस फिजेज आउट बबल्स आउट व्हेन सोडा वाटर बॉटल इज ओपन एंड टर्न फ्लैट। क्या होता है जब कोका कोला या मिरिंडा जो भी है उसके ढक्कन को खोलते हैं तो बबल्स क्यों निकलने लगता है, व्हाई गैस फिजेज आउट जब सोडा वाटर बॉटल इज ओपन एंड टर्न फ्लैट। तो इसका क्या रीज़न होगा कि इन द सील्ड सोडा वाटर बॉटल द प्रेशर ऑफ गैस इज़ वेरी हाई। अब क्योंकि प्रेशर कंप्रेस करके डाला जाता है तो प्रेशर बहुत हाई होता है एबव द लिक्विड के ऊपर, सो द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इज ऑल्सो हाई। तो जो मास है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो डिजॉल्व किया गया प्रेशर अप्लाई करके, वो भी क्या होता है सॉल्यूशन में हाई होता है। एज सुन एज बॉटल इज ओपन द प्रेशर टेंड्स टू डिक्रीज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। सो द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, दैट इज द डिजॉल्व गैस स्केप्ड आउट। जो डिजॉल्व गैस है वो क्या होता है, बाहर निकलने लगता है, वही हम लोगों को बुलबुला के फॉर्म में, बबल्स के फॉर्म में निकलता हुआ दिखता है। क्यों, क्योंकि प्रेशर रिलीज कर दिया गया। तो अभी हम लोगों ने हेनरीज लॉ देखा कि मास ऑफ गैस डिजॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर प्रेशर रिलीज होगा तो गैस भी बाहर निकल जाएंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। कुछ समअप है वो उतना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अब हम लोग आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फिजिकल प्रोसेसेस का जो इक्विलिब्रियम होता है उसका। तो सबसे पहला पॉइंट है एट इक्विलिब्रियम सम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम बिकम्स कांस्टेंट। जब इक्विलिब्रियम आता है तो जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, वो क्या हो जाते हैं, सिस्टम के कांस्टेंट हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन क्लोज सिस्टम। इक्विलिब्रियम तभी इस्टेब्लिश होगा जब कंटेनर क्या हो, क्लोज हो, सिस्टम कैसा हो, क्लोज हो। इफ वेसल इज ओपन गैस विल स्केप एंड नो इक्विलिब्रियम विल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा अगर वेसल ओपन हो तो ये दूसरा कंडीशन है जो होना चाहिए इक्विलिब्रियम के इस्टेब्लिशमेंट में, फिजिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक कहने का मतलब कि देयर आर टू अपोजिंग प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस एट इक्विलिब्रियम
एट इक्वल रेट। तो इक्विलिब्रियम डायनेमिक क्यों है नेचर में? क्योंकि दो अपोजिट प्रोसेसेस टेक प्लेस कर रहा है इक्वल रेट से, इसीलिए इक्विलिब्रियम क्या है? डायनेमिक है नेचर में, ऑलमोस्ट इन मोशन। क्योंकि एक जो है उसको रोक रहा है, दूसरा उसको फ्लो कर रहा है, तो इस वजह कर दोनों जो है जो इक्विलिब्रियम को क्या कर देता है? डायनेमिक नेचर का बना देता है, इसलिए इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है नेचर में। फिर है फोर्थ पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस बिकम कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इक्विलिब्रियम के टाइम में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। पांचवा पॉइंट क्या है? एट इक्विलिब्रियम देयर एग्जिस्ट एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस विच इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इक्विलिब्रियम के टाइम में क्या है? एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस विच इज़ कांस्टेंट, कंसंट्रेशन भी क्या है? वो भी कांस्टेंट हो जाता है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो एग्जांपल से दिखा रहा है इस चीज़ को कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में चला गया। अब जब ये इसके नीचे आएगा, CO2 गैस है और CO2 एक्वस है, तो कांस्टेंट होगा, इक्वल्स टू कांस्टेंट होते हैं दोनों के कंसंट्रेशन जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब ये है, इसके नीचे अगर CO2 G को ले आते हैं तो इधर में क्या बचेगा? तो इधर में कुछ नहीं, कांस्टेंट बचेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। दिस कांस्टेंट क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और छठा पॉइंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच द प्रोसेस प्रोसीड। तो कितना हद तक इक्विलिब्रियम प्रोसीड करेगा उसका मैग्नीट्यूड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करेगा कि कितना हद तक इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ है। फॉर एग्जांपल, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन अबव केस, ग्रेटर डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो जितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में होगा। मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला टॉपिक है इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। अभी तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस देख लिया, अब हम लोग देखने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। और ये भी है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है। क्यों? क्योंकि दो अपोजिट प्रोसेसेस काम करते हैं एट ए टाइम। तो इन फिजिकल इक्विलिब्रियम वी हैव सीन टू अपोजिट प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस एंड देयर रेट बिकम्स इक्वल व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। तो हम लोगों ने देखा फिजिकल इक्विलिब्रियम में दो अपोजिट प्रोसेसेस काम कर रहे थे और उनके रेट जो है वो इक्वल हो जा रहे थे इक्विलिब्रियम के टाइम में। उसी तरह से सिमिलरली व्हेन टू अपोजिट प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन इज सेड टू बी रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब अगर ये केमिकल रिएक्शन में इस तरह का प्रोसेस हो रहा है तो उसको, वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर है कि reaction in which not only reactant reacts to form the product under certain condition but also, अब ये रिएक्शन कैसा है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, जबकि द प्रोडक्ट रिएक्ट्स टू फॉर्म रिएक्टेंट अंडर द सेम कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन किसको कहते हैं? जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी में चेंज हो रहा हो और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में चेंज हो रहा हो, तो वैसे रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। और ए रिएक्शन विच टेक्स प्लेस नॉट ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, बट ऑल्सो इन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है, मतलब प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट भी बन रहा है। अंडर सेम कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वैसे रिएक्शन को जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाए, उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग ए डबल एरो। इस तरह का डबल एरो दिखा दीजिए, ये शो करता है कि रिएक्शन कैसा है? रिवर्सिबल है। बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वन एरो पार्टिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट एंड अदर टुवर्ड्स रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिखा रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन एज A+B रिएक्टेंट है, रिवर्सिबल एरो C+D प्रोडक्ट है। तो दिस इज स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये स्टेज है केमिकल इक्विलिब्रियम का, एंड इज डायनेमिक। डायनेमिक क्यों है? कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, और डायनेमिक नेचर में है, इसलिए डायनेमिक है नेचर में, पहले ही जान गए। अदर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? उसी तरह से अदर एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पे दिए हुए। अब जैसे if piece of iron placed in open glass tube and heated from below, then steam is passed
फ्रॉम अदर एंड देन मान लीजिए लोहा है, लोहे को जो है आपने स्टीम से पास किया, H2OG है, मतलब स्टीम से रिएक्शन करवाएं लोहे के टुकड़े को, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। फिर अगेन इफ इन प्लेस ऑफ आयरन Fe3O4 इज प्लेस्ड इन ट्यूब, अगर आयरन की जगह Fe की जगह क्या यूज़ कर लें, Fe3O4 यूज़ कर लें, एंड हीटेड फ्रॉम बिलो एंड हाइड्रोजन इज पास ओवर इट, देन अब मान लीजिए कि Fe2O3 Fe3O4 को हाइड्रोजन से हीट किया जाएगा, तो क्या देगा, वापस से Fe प्लस H2O मिल जा रहा है, एक तरह से रिवर्स हो गया। तो वही है कि इन बोथ द रिएक्शन ट्यूब वाज ओपन, लेकिन अब इन दोनों ही केस में क्या देख रहे हैं, सिंगल एरो है, मतलब सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि ये ओपन कंटेनर में हो रहा था। तो वही लिख रहा है कि इन बोथ द रिएक्शन ट्यूब वाज ओपन, दस H2 हाइड्रोजन एंड फर्स्ट एंड H2O वाटर वेपर के फॉर्म में पास है, बाहर निकल जा रहा था। लेकिन अगर बट इफ इट इज टेकन प्लेस इन क्लोज ट्यूब, अगर क्लोज कंटेनर में करवाएंगे, देन बोथ रिएक्शन विल टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा रिएक्शन क्लोज कंटेनर में। अब देखिए सेम केस है, Fe प्लस H2OG रिवर्सिबल एरो दिखा रहा है, Fe3O4 प्लस 4H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। इन दिस case of reversible reaction it do not goes to completion to give complete reactant and product, जैसा कि यहाँ और यहाँ हो रहा था कि प्रोडक्ट बन रहे थे, यहाँ वैसा नहीं होगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो मान लिया जाए 50% प्रोडक्ट है तो 50% रिएक्टेंट है, तो बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे, उसको कंपेयर किया जा सकता है। और इसी केस में इक्विलिब्रियम आएगा, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है कि क्लोज कंटेनर में हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन जो है कंपेरेबल हो, तो ये इस केस में पॉसिबल। और भी कुछ एग्जांपल्स है वो देख लें। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, क्लोज कंटेनर में करेंगे हीट, क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, N2O4 है, उसको हीट कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या दे रहा है, 2NO2 देगा। फिर वापस से ये जा सकता है बैक अगर क्लोज कंटेनर में। उसी तरह PCl5 है, PCl फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड, तो ये किस में ब्रेक करेगा, PCl3 और Cl2 में, ये वापस से फिर वापस PCl5 में चेंज हो सकते हैं। चौथा H2 प्लस I2 हाइड्रोजन और आयोडीन 500 डिग्री सेल्सियस पे 2HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड में चेंज हो जाएंगे, वापस से ये फिर वापस जा सकता है कूल करने पे। पांचवा हैबर्स प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया वाला, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, क्या देगा, NH3 अमोनिया फॉर्म करेगा, ये भी प्रोसेस रिवर्स हो सकता है। छठा है एसिटिक एसिड, जिसको इथानोइक एसिड भी कहते हैं, CH3COOH, ये अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है, इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, तो ये क्या करेगा, तो अब जैसे CH3COO माइनस है, H पे क्या आएगा प्लस, उसी तरह C2H5 पे क्या आएगा प्लस, OH पे माइनस। अब दोनों अपोजिट चार्ज जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे, तो क्या दे देगा, CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट और H2 भी बनेगा, प्रोड्यूस होगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन, जैसा कि रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जाएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है। इफ रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन रिवर्सिबल डायरेक्शन, दैट इज प्रोडक्ट फॉर्म डू नॉट रिएक्ट टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स अंडर द सेम कंडीशन, इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A प्लस बी सिर्फ सिंगल एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, उससे क्या मिल रहा है, C और D। अब वापस से C और D से A और B नहीं मिल सकता है, तो अब उसका भी एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पे, रिवर्सिबल रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। अब जैसे AgNO3 सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है, AgCl और NaNO3, तो AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और ये नीचे जाकर के बैठ जाएगा, वापस से ये NaNO3 से रिएक्ट करके ये AgNO3 और NaCl नहीं देगा, तो ये रिवर्सिबल नहीं हुआ नेचर में। उसी तरह बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट देगा और सोडियम क्लोराइड बनाएगा। फिर वैसे ही इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल Mg+O2 MgO है। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट irreversible reaction becomes irreversible if one product which is gaseous is allowed to escape out. Reaction between iron and steam is irreversible if carried out in open tube because हाइड्रोजन फॉर्म्ड escaped out। तो वही बोल रहा है कि अगर ओपन कंटेनर में इसको क्लोज कंटेनर में करवाएं और किसी को बाहर जाने नहीं दिया जाए, तब तो वैसा रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। लेकिन अगर कंटेनर ओपन कर देते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन भी कैसा हो जाता है, इरिवर्सिबल।
कोई एक प्रोडक्ट रिलीज कर हो गया तो फिर तो वापस से प्रोडक्ट बनेगा नहीं। अब यहाँ पे है कंसेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब क्या कंसेप्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम का कि ए प्लस बी रिएक्ट कर रहा है, रिवर्सिबल एरो है, सी प्लस डी दे रहा है। तो अब शुरू में क्या देखा जाएगा कि ए और बी ज़्यादा होगा। शुरू में जब स्टार्टिंग हुआ रिएक्शन का तो ए और बी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा टाइम जब ज़ीरो होगा तो, उस टाइम में सी और डी क्या होगा, ज़ीरो। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, ए और बी रिएक्टेंट है वो घटेगा, सी और डी का बढ़ेगा। एक टाइम आएगा कि दोनों का प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंपेरेबल होगा, उसी टाइम पे केमिकल इक्विलिब्रियम रीच करता है। उसी कंसेप्ट को यहाँ बतलाया जा रहा है। इन द बिगनिंग एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर मैक्सिमम, प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी इज मिनिमम, ऑलमोस्ट मतलब मान लीजिए 0 होगा। एज रिएक्शन प्रोसीड कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी डिक्रीज, विद द टाइम घटेगा, रिएक्टेंट है, एंड सी एंड डी इंक्रीज क्योंकि प्रोडक्ट है, बढ़ेगा। Therefore, the rate of forward reaction decreasing and that of backward reaction goes on increasing. तो rate of forward reaction क्या होगा, घटेगा क्योंकि रिएक्टेंट अब ज़्यादा है नहीं, सारे प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं और प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो अब उस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में चेंज होना चाहेगा, तो उस टाइम में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा। तो अल्टीमेटली स्टेज कम्स व्हेन बोथ द रेट्स बिकम्स इक्वल, दोनों रेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे टू ईच अदर, then the reaction is said to be in equilibrium in the state of chemical equilibrium। तो वैसे रिएक्शन को जहाँ दोनों रेट बराबर हो जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो इस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या कहा जाएगा, द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। उसको ग्राफ से भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, ग्राफ है, अब रेट दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन वाले जो ऊपर ज़्यादा, ए और बी रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा है, तो दिखा रहा है कि एकदम ऊपर में है। धीरे 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 क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन घट रहा है, एक टाइम आया कि रुक गया। उस केस में क्या होगा, जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट घटेंगे, प्रोडक्ट बैकवर्ड रिएक्शन वाला क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक टाइम आएगा इक्वल हो गया। तो जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल हो जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उसी को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। वही दिखा रहा है कि वेरिएशन इन रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन विद द टाइम। एग्जाम्पल से भी इसको डिस्कस किया जा सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट क्लोज कंटेनर में है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। इफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेसल इज कनेक्टेड टू ए मोनोमीटर, द प्रेशर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड keeps on increasing, बढ़ेगा, ultimately becomes constant. This is obtained due to the first fact, as much carbon dioxide is formed from CaCO3, the same amount of CO2 react with CO to form CaCO3, or rate of forward reaction equals to rate of backward reaction, hence reaction is attained chemical equilibrium। वही कि कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में घटेगा शुरू में, फिर क्या होगा, फिर कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके वापस से कैल्शियम कार्बोनेट देगा, तो वहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जहाँ हुआ तो इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा।